Hello everyone, good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जून के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 18th एडिशन जो टाटा आईपीएल का कंक्लूड हुआ है उसके बारे में कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था या फिर पर्पल कैप किसे मिला, ऑरेंज कैप किसे मिला, ये सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें बात करनी है 80th जो यूनाइटेड नेशन असेंबली है उसकी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन पे हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सन के अलावा एक कॉरिडोर, एक बफर जोन क्रिएट किया है टाइगर के मूवमेंट के लिए, उस नए बफर जोन के बारे में हमें बात करनी है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड में आप लोगों को सबसे पहले तो रिकैप मिलेगा कि 3 जून को हमने क्या डिस्कस किया था। तो एक बार हम वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको रिकैप कर लेंगे एंड एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड क्लास ओवर होने के बाद आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इजिली डाउनलोड कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है जी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। कल से आप लोगों के ये जो एनटीपीसी एग्जाम है स्टार्ट हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। एग्जाम में अपियर होने से पहले साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि फोर्स, ग्रेविटेशन, ठीक है, इसके अलावा न्यूटन्स के लॉ, इन पर बेस्ड एमसीक्यू को देखकर जाइएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यूनिट्स और उनके जो एमएलटी फॉर्मूलाज हैं वो देखकर जाइएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स मिनिमम 1 ईयर का तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो सभी को गुड लक। जिनका भी एग्जाम है बहुत अच्छे से पेपर दो और अपना जो भी रिजल्ट है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को। हमारे करंट अफेयर्स आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को कवर करते हैं, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है या डिफेंस है। तो अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2025 के बारे में। रिसेंटली 18th एडिशन टाटा आईपीएल का कंक्लूड हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। फाइनल मैच आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। ये पहली बार है जब आरसीबी ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है और किसे हराया है, पंजाब किंग्स को हराने का काम किया है। अगर हम लास्ट एडिशन के बारे में मतलब 17th एडिशन के बारे में बात करते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने डिफीट किया था सनराइजर हैदराबाद को चेन्नई में। और ये 2025 का जो एडिशन है इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को डिफीट किया है अहमदाबाद में। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। सबसे पहले ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप उस इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोर करता है इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल में। और ये टाइटल दिया गया है गुजरात टाइटन के प्लेयर जिनका नाम है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन पहले इंडियन लेफ्ट हैंड बैटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में ऑरेंज कैप दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। तो प्लेयर ऑफ द मैच आपको देखने को मिल जाएंगे कुणाल पांड्या, ठीक है, जो कि आरसीबी से ही खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से ही बिलोंग करते हैं। ना बात करेंगे पर्पल कैप के बारे में, उस प्लेयर को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो गुजरात टाइटन के प्लेयर है जिनका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने 25 विकेट लिए हैं और पर्पल कैप जीता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन आपको सूर्य कुमार यादव देखने को मिल जाएंगे। वहीं फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है चेन्नई सुपर किंग्स को। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ऑरेंज कैप दिया है गुजरात टाइटन के साई सुदर्शन को, इन्होंने 759 रन बनाए हैं। ठीक है जी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी साई सुदर्शन रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी आपको देखने को मिल जाएंगे एंड फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन भी साई सुदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? सबसे ज्यादा फोर भी साई सुदर्शन ने लिए हैं, 88 फोर। मोस्ट 6 निकोलसन पूरन ने 46 लिए हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो विनिंग टीम है आरसीबी, इसको 20 करोड़ रुपीस दिए गए हैं आईपीएल जीतने के लिए। और जो रनर अप टीम है आपका पंजाब किंग्स, इनको 12.5 करोड़ रुपीस एज अ प्राइज मनी आपको देखने को मिलेगी। 2008 से आईपीएल की शुरुआत हमारे देश में हुई थी और इस साल ये आपको 18th एडिशन देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है। मुंबई इंडियंस रही है और चेन्नई सुपर किंग्स, इन्होंने 5-5 बार इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। और आप देख सकते हैं आरसीबी का ये पहला टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
अगली पर्सन है जिनका नाम है एनालीना एनालीना बेबॉक। ये एनालीना बेबॉक है, ठीक है। इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है 18th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन का। तो जो अपकमिंग सेशन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का वो 80th नंबर का सेशन होगा। और जर्मनी की ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी जिनका नाम है एनालेना बेबॉक, इनको 80th प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये पहली महिला है वेस्टर्न यूरोप ग्रुप से और यंगेस्ट पर्सन है जो कि इस पोजीशन को संभाल रही हैं। ओवरऑल ये 5वें नंबर की फीमेल है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। यूएनजीए की जो प्रेसिडेंसी है वो अलग अलग जो रीजनल ग्रुप्स है उनके बीच में रोटेशन पे चलती रहती है। नाउ बात करते हैं डी गुकेश के बारे में, जो कि हमारे देश के चेस ग्रैंड मास्टर हैं। डी गुकेश ने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में। तो वर्ल्ड चैंपियन है डी गुकेश, इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को, और मैग्नस कार्लसन जो है वो एक चेस प्लेयर आपको नॉर्वे के देखने को मिलेंगे। इसमें नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डी गुकेश ने जीता है। अब डी गुकेश के कई सारे अचीवमेंट रहे, जैसे कि 2025 में डी गुकेश को हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि स्पोर्ट की कैटेगरी का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी दिया गया। इन्होंने 2024 में चेस ओलंपियाड का 45 नंबर का सेशन भी जीता था। अगर हम बात करते हैं तो ये केवल सेकंड इंडियन रहे हैं विश्वनाथन आनंद के बाद जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है। फिर 2024 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल भी जीता था डिंग लिरिन को हराकर, और ये यंगेस्ट पर्सन बन गए थे। इन्होंने 2024 में कैंडिडेट टूर्नामेंट भी जीता था और ये यंगेस्ट पर्सन थे, ठीक है। इसके अलावा 2750 ईएलओ रेटिंग वाले ये यंगेस्ट पर्सन आपको डी गुकेश देखने को मिल जाएंगे। ये इनके कुछ अचीवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड टेन्योर ऑफ पंजाब इन सिंध बैंक एमडी स्वरूप कुमार शाह। तो स्वरूप कुमार शाह जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है पंजाब एंड सिंध बैंक के, इनको पंजाब एंड सिंध बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर 2022 में बनाया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो इनका टेन्योर 2025 में खत्म हो रहा था, लेकिन इनके टेन्योर को फर्दर 1 साल के लिए 2027 तक के लिए, 1 साल नहीं बोलेंगे 2 सालों के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है। स्वरूप कुमार सिन्हा आपको याद रखना है, पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले पर्सन है राजीव शुक्ला। आप लोगों ने बीसीसीआई के बारे में तो सुना ही होगा। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? आंसर हो जाएगा रोजर बिनी। रोजर बिनी जो हैं वो जुलाई मंथ में 70 ईयर्स के हो रहे हैं, मतलब इनका रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है। तो जब रोजर बिनी 70 साल के हो जाएंगे तब उस समय एक्टिंग बीसीसीआई के प्रेसिडेंट आपको राजीव शुक्ला देखने को मिलेंगे, जब तक बीसीसीआई का इलेक्शन नहीं हो जाता। तो राजीव शुक्ला एक्टिंग प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे बीसीसीआई के आफ्टर द रोजर बिनी रिटायरमेंट, और 70 साल के ये जुलाई मंथ में हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे राजीव शुक्ला ऑलरेडी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। 2020 से ये बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जब तक बीसीसीआई का नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक एज अ एक्टिंग चेयरमैन या एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे राजीव शुक्ला। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जिनका नाम है हेनरिच कार्लसन। इन्होंने ओडीआई जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट हैं, सभी फॉर्म्स, इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट लिया है। लास्ट ईयर टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया था। करेंटली ये सनराइजर हैदराबाद के लिए आईपीएल से खेलते हैं। आईपीएल में ये सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं। आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका के प्लेयर है जिनका नाम है हेनरिच कार्लसन। इन्होंने सभी इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अगले पर्सन है जिनका नाम है प्रदीप नरवाल। तो प्रदीप नरवाल, ये जैसे कि आईपीएल होता है वैसे ही प्रो कबड्डी लीग भी होता है। तो प्रो कबड्डी लीग के आपको मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शंस हुए थे और ऑक्शन में इनके लिए कोई भी बिडिंग नहीं की गई, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो प्रदीप नरवाल आपको कबड्डी प्लेयर देखने को मिलेंगे, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। क्लियर? तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट पर्सन जो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं।
मुझे पता है बहुत सारे नाम हो जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, जिन्हें याद रखना डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो आपके लिए बहुत फ़ैमिलियर हैं, जिनको आप सुनते रहते हैं, तो उन्हें तो आप याद कर लेंगे। इसके बाद आपको रिवीज़न करना पड़ेगा और हर 7 दिन में, उसके बाद हर 21 डेज़ में आपको रिवाइज़ करना है। 7 डेज़ रिवीज़न करने के लिए आपके पास वीकली करंट अफ़ेयर्स है, जिसमें हम टॉप 80 एमसीक्यू पूरे हफ्ते के डिस्कस करते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप वीकली सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। चलिए फर्दर डिस्कशन करते हैं। आप लोगों के जो सीजीएल एग्जाम्स हैं एसएससी के, वो अगस्त के महीने में होंगे। और सीजीएल एक ऐसा पेपर है जो 1 साल के नहीं 1.5 साल के करंट अफेयर्स की डिमांड करता है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें? तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। और रिवीजन करने के लिए 300 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर मैगजीन भी अवेलेबल होती है केवल 25 रुपये में। और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और अगर आप लोग स्पेशली बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल है। क्लियर है? यहाँ तक का मामला अगर क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो एक बार लिंक को शेयर कर देना। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब यहाँ पर देखेंगे तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना स्टेट महाराष्ट्र के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर करता है। और ये जो येलो कलर का आपको बफर जोन दिखाई दे रहा है, इसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एज अ कंजर्वेशन रिजर्व, जिससे टाइगर के मूवमेंट के लिए ये कॉरिडोर प्रोवाइड करेगा और अलग अलग राज्यों को, महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को तेलंगाना स्टेट से कनेक्ट करेगा। क्लियर है? तो तेलंगाना नोटिफाई कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व टू बूस्ट टाइगर कॉरिडोर। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर किया है कंजर्वेशन रिजर्व। ये एज अ कॉरिडोर काम करेगा जो वेरियस टाइगर रिजर्व और सेंचुरीज को कनेक्ट करेगा। 1492 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जो कि कबाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना स्टेट में है। इसको कनेक्ट करेगा तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कुछ सेंचुरीज हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे कन्नर गांव, तिपेश्वर, चपराला और इंद्रावती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो छत्तीसगढ़ में है। इन सबको भी कनेक्ट करने का काम करेगा एज अ कॉरिडोर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनवरी मंथ से मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जनवरी मंथ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी एक न्यूज़ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश का 70th नंबर का जो रेलवे डिवीजन बनाया है वो जम्मू तवी को बनाया है। फाइनली इसे ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है। देखो, एक अनाउंसमेंट करना होता है, अपने भाषणों में, अपने स्पीच में अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन जब तक इसे गस्टेड नोटिफिकेशन में नोटिफाई नहीं किया जाता तब तक इसे अप्रूवल नहीं माना जाता है। तो फाइनली हमारे देश को एक नया रेलवे डिवीजन मिल चुका है, जिसका हेडक्वार्टर जम्मू तवी में आपको देखने को मिलेगा। और ये नदन रेलवे के अंदर काम करेगा और ये 70th नंबर का रेलवे, इंडियन रेलवे का डिवीजन देखने को मिलेगा, जो कि 1 जून से इफेक्ट में आया है। ये जो नया डिवीजन है, ये फिरोजपुर डिवीजन से ट्रांसफर किया गया है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। और इस बात की घोषणा जनवरी 6 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी। नया जम्मू रेलवे डिवीजन जो है वो कार्व किया गया है फ्रॉम द फिरोजपुर डिवीजन से, जो कि 742 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। नदन रेलवे के अंदर ये काम करेगा। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो हमारे देश का जो 69 नंबर का रेलवे डिवीजन है वो रायगढ़ रेलवे डिवीजन है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है अंडर द ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। इंडियन रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी और इंडियन रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। पहली इंडियन रेलवे की शुरुआत बॉम्बे से थाने के बीच में हुई थी। इंडियन रेलवे के बारे में बात हो रही तो 3rd नंबर का लार्जेस्ट मेट्रो रेलवे नेटवर्क भी इंडिया में है, चाइना और यूएसए के बाद। क्लियर? चलिए, अब आप लोग अक्सर चिट चैट करते हैं, चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे। तो जैसे कि व्हाट्सएप में चैटिंग की जाती है, वैसे ही एलॉन मस्क ने भी एक चैटिंग एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम है एक्स चैट, जो कि व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को एक तरीके से ओवरटेक करने का काम करेगा। तो एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है एक्स चैट। और एक्स चैट बेसिकली एक चैट नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टूल है, जो कि चैलेंज करता है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को। इसमें आपको एडवांस इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, मतलब व्हाट्सएप या अदर कोई भी यूजर्स आपके मैसेजेस को, इनफैक्ट एक्स चैट भी आपके मैसेजेस को नहीं देख पाएगा, हाईली इंक्रिप्टेड रहेगा।
कुछ समय बाद इसके मैसेज को आप डिसअपियर करने के लिए सेटिंग में जाकर डिसअपियर मैसेज कर सकते हो। आप एक्सचैट की मदद से फाइल शेयर कर सकते हो, किसी भी प्रकार की फाइल को, लेकिन फिलहाल ये केवल और केवल जो प्रीमियम या पेड यूजर हैं एक्स प्लेटफॉर्म के, उनके लिए अवेलेबल कराया गया है। जैसे कि सिमिलर टू व्हाट्सअप, एक्सचैट भी मैसेंजर्स को यहाँ पे अलाउ करता है कि एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद आप अपने मैसेज को डिसअपियर कर सकते हो, बैनिश कर सकते हो। चलिए नाउ बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक और यहाँ पर फैसला लिया है। यहाँ पर जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं उनको एलिजिबल किया है फॉर यूपीएस बेनिफिशरीज। अब देखो, अगर जैसे कि कोई पर्सन है जिसने एनपीएस के अंदर वो काम करता था, एनपीएस के अंदर काम करते करते उसका रिटायरमेंट हो गया, लेकिन अब ये जो रिटायर्ड पर्सन है वो एनपीएस से यूपीएस में स्विच होना चाहता है, तो ये फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च की गई है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन जिन्होंने 10 साल मिनिमम 10 ईयर सर्विसेज दी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम सर्विसेज दी हैं, वो लोग यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 10 ईयर्स आपने सर्विसेज दी हैं तो ही आप यूपीएस के लिए एलिजिबल हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि रिटायर हुआ है अंडर द एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर और मिनिमम 10 ईयर उसने सर्विसेज दी हैं और 31 मार्च 2025 से पहले रिटायरमेंट हुआ है, तो वो एलिजिबल है यूपीएस बेनिफिट के लिए, मतलब वो एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकता है। और यहाँ पे जो भी रिटायरी पर्सन है या उसके स्पाउस हैं जो कि एनपीएस से यूपीएस में स्विच करते हैं, उनको टॉप अप पेंशन और लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मंथली पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन्स को मिले अंडर द यूपीएस। इसके अलावा यहाँ पे एक फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड किया गया, मतलब एक लमसम अमाउंट रिटायरी पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए अंडर द एनपीएस, रिटायरमेंट 31 मार्च से पहले होना चाहिए, मिनिमम 10 साल की सर्विसेज आपने दी हो और रिटायरी पर्सन ही केवल एलिजिबल है और उनके स्पाउस यहाँ पर एलिजिबल है। एनपीएस की शुरुआत 1 जनवरी 2004 में की थी, जबकि यूपीएस की शुरुआत जनवरी 2025 में की गई है। यूपीएस के अंदर जो लास्ट ईयर की आपकी सैलरी होती है उसका एवरेज निकाला जाता है और 50% आपको एज अ मंथली पेंशन प्लस लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है अंडर द यूपीएस। नाउ बात करते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 को अमेंड किया है और इसमें जो सिगरेट बाय करने की लीगल एज है उसको एक्सटेंड किया है, 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है और पब्लिक एरियाज में स्मोकिंग को बैन किया है। पब्लिक एरियाज में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसमें फाइन इम्पोज किया जाएगा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज रेज्ड द लीगल एज फॉर परचेजिंग टबैको प्रोडक्ट फ्रॉम 18 ईयर टू 21 ईयर। इसके अलावा अगर कोई भी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करता है तो उसको 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की पेनाल्टी भी इम्पोज की जाएगी। इसके अलावा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके 100 मीटर का जो एरिया है, 100 मीटर का जो रेडियस है, वहाँ पे सभी प्रोडक्ट जो टबैको से बने हुए हैं, टबैको प्रोडक्ट की सेल को बैन किया गया है। इसके अलावा लूज सिगरेट को भी बैन किया गया है, इम्पोज किया है पब्लिक प्लेसेस में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो। इसके अलावा जो लार्ज होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं, उसमें स्मोकिंग एरिया को तैयार किया गया है। नाउ बात करते हैं, जर्मनी बिकम द वर्ल्ड टॉप क्रेडिटर। अभी तक आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करता था? जापान। जापान एन में लोन प्रोवाइड करते हुए आ रहा है, तो अभी तक का जो सबसे बड़ा क्रेडिटर रहा है सिंस 1990 से वो जापान रहा है। लेकिन 34 ईयर्स के बाद जापान को ओवरटेक कर लिया है जर्मनी ने और जर्मनी अब वर्ल्ड का टॉप क्रेडिटर आपको देखने को मिलेगा। So Germany has unseated Japan as the world largest creditor nation in 2024, marking the end of Japan 34-year regime। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जर्मनी के पास जो करेंट अकाउंट सरप्लस है वो ज़्यादा है। फेवरेबल करेंसी मूवमेंट के वजह से ये ज़्यादा अमाउंट के लोन को प्रोवाइड कर पा रहा है। अगर हम जापान का नेट एक्सटर्नल असेट देखते हैं तो 13% राइज हुआ है, 533 ट्रिलियन एन। वहीं जर्मनी का जो नेट एक्सटर्नल असेट है वो 570 ट्रिलियन एन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि नेट एक्सटर्नल असेट क्या होता है, तो देखिएगा, अब यहाँ पे कोई भी कंट्री होती है उसकी प्रॉपर्टीज होती है अदर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में। तो व्हाट अ कंट्री ओन अब्रॉड माइनस व्हाट फॉरेनर्स ओन इन दैट कंट्री,
इनका सब्सट्रैक्शन नेट एक्सटर्नल एसेट कहलाता है, जिसमें इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर्टी होल्डिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सभी कुछ चीजें शामिल होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत जैन। भारत जैन इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत जैन इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसको इंडियन लैंग्वेज में तैयार किया है, जो कि इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। इसको डेवलप करने का काम नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम ने किया है, और इसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईआईटी बॉम्बे को है। मतलब टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, फाउंडेशन ऑफ आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, एंड आईओई इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग एट आईआईटी बॉम्बे। ये जो मल्टी मॉडल लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये हमारे टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा, इंक्लूडिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस, और अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ना बात करते हैं ध्रुव पॉलिसी। याद कीजिए, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। मैंने बताया था कि इंडियन पोस्टल सिस्टम में रिफॉर्म हुए हैं, डिजी पिन की शुरुआत की गई है, जिससे आपकी जो पिन है उसको सैटेलाइट की मदद से मतलब एक्यूरेटली आपकी लोकेशन के आधार पे पिन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिससे सिक्योरली आपके पोस्ट को ट्रांसफर किया जाए। उसी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ध्रुव पॉलिसी को लॉन्च किया है। ध्रुव पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है हमारे देश के डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, जियो कोडेड एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, जिससे पब्लिक डोमेन में और प्राइवेट डोमेन में इजीली सर्विस को डिलीवर किया जा सके। ध्रुव का मतलब यहाँ पर है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। आपसे ध्रुव का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। इसका पर्पस यही है कि हमारे देश का जो नेशनल लेवल डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है, उसमें जियो कोडिंग प्रोवाइड करना, जिससे एक यूनिफाइड और सिक्योर फ्रेमवर्क तैयार हो सके फॉर एड्रेस डेटा और प्राइवेसी को मेंटेन करना। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर आपको ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है मसातो कांडा, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। दोनों की मुलाकात अभी 31 मई को हुई थी नई दिल्ली में। और यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फैसला लिया है कि हम $10 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में भारत सरकार को फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, Asian Development Bank has announced a $10 billion commitment to boost urban growth in India in next 5 years. ऐसा मसातो कांडा ने कहा है, जिससे भारत अपने टारगेट को, विकसित भारत 2047, इस टारगेट को ये फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे $10 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द अर्बन चैलेंज फंड। ठीक है, इस अमाउंट का इस्तेमाल मेट्रो एक्सटेंशन में होगा इन सिटीज, नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा अर्बन एरिया में, और अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बनाई जाएंगी। इसके अलावा $3 बिलियन का एडिशनल टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, द बैंक विल इन्वेस्ट इन द नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन प्रोग्राम, जिससे हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट हो सके। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी है 2023 से 2027 के बीच में। इसके अंदर एशियन डेवलपमेंट हर साल अप टू मोर देन $5 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें $1 बिलियन प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था, इस बात को याद रखना है, और 1986 में भारत ने पहला लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया था। क्लियर? देखिए, आज मैंने आप लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। ठीक है, उन दोनों शॉर्ट वीडियो को मैंने शाम को 6 बजे के लिए शेड्यूल किया है, वो अपलोड हो जाएंगे शाम को 6 बजे। उनको देख लेना, याद से देख लेना। एक क्वेश्चन मिलेगा पंचवर्षीय योजना से आपको अपकमिंग एग्जाम में, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एसबीआई का फॉर्मेशन किस पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया, या फिर सेकंड टाइम इमरजेंसी किस पंचवर्षीय योजना के अंदर लगी, सेबी का फॉर्मेशन किस पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ, स्टैंड अप इंडिया स्कीम या स्टार्टअप इंडिया स्कीम किस पंचवर्षीय योजना के अंदर लाई गई, एलपीजी रिफॉर्म किस पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया, या फिर इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई, मनरेगा योजना को किस पंचवर्षीय योजना के अंदर लाया गया। ऐसी सभी जानकारी आपको उन शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगी। तो आपको पंचवर्षीय योजना के आज शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, उन दोनों को याद से पढ़ लेना, रट लेना, नोट्स बना लेना। वो सारी कहानी जो मैंने बोली है ना अभी, वो सभी उन शॉर्ट में मेंशन है। चलिए,
अब बात कर लेते हैं 3 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। हमने देखा था कि मिस थाईलैंड जिनका नाम है ओपल सुचाता, इन्हें उन्होंने क्राउन जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का, जो कि हैदराबाद में हुआ था। राजीव मेमानी को 2025-26 के लिए CII का प्रेसिडेंट बनाया गया है। डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने गए हैं। इसके अलावा विटोल्ड वन का और यंग यंग को बाडा का नया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। लुइस मेंटेग्रो रिसेंटली पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 34 के साथ काम कर रहा है। इंडिया सेटअप कर रहा है भारत का पहला आर्टिफिशियल बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ड्रूल हमारे देश का 4th नंबर का इंडियन यूनिकॉर्न बन चुका है 2025 में। इसके अलावा जो इंडिया AI मिशन है, इसके अंदर 3 नए AI स्टार्टअप्स को एड ऑन किया गया है, सॉकेट AI, ज्ञान AI और आपकी यहाँ पे ज्ञानी AI। नेक्स्ट है इंडिया जो है वो 34 मेडल जीता है 26 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि साउथ कोरिया में हुई थी। मेडल टैली में इंडिया सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोलकाता में अपनी पहली फिजिकल ब्रांच ओपन की है। इसके अलावा IEPFA एंड सेबी ने मिलकर निवेशक शिविर की शुरुआत की है पुणे में। इसके अलावा अगर बात करते हैं UEFA चैंपियनशिप लीग 2025 PSG ने जीती है इंटर मिलान को डिफीट करके। घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, 1980 मेगावाट की कैपेसिटी है। गोवा सेकंड नंबर का फुली लिटरेट स्टेट बन गया है अंडर द उल्लास इनिशिएटिव। विराट कोहली पहले ऐसे पर्सन है जिन्होंने एक सिंगल फ्रेंचाइजी के लिए 9000 T20 रन बनाए हैं। विश्वनाथन कार्तिकेय पहले या यंगेस्ट इंडियन पर्सन है जिन्होंने 7 समिट को कंप्लीट किया है। अंत में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है गैलन मैक्सवेल, जिन्होंने रिसेंटली ODI वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। पूछा जा रहा है ये किस कंट्री के क्रिकेट प्लेयर हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।